हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी को। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी की क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इस वीडियो में ही हम ये भी समझेंगे कि इकोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं और इकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसको पढ़ने का क्या एम है। ठीक है, तो एम ऑफ स्टडी भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के ऊपर और इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजी वाला टॉपिक है ये हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। ये आज का हमारा पहला पार्ट है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इकोलॉजी को। तो दोस्तों देखो, अगर आपको इकोलॉजी को समझना है तो इसके नाम में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। कैसे? अगर देखो, हम लोग इकोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि इको और दूसरा होगा लॉजी। ठीक है, तो लॉजी जैसे आप लोग कई वर्ड सुने होंगे ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो इसी तरीके से हमारा ये वर्ड है इकोलॉजी, जहाँ पे लॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की स्टडी। ठीक है, स्टडी को हम लोग लॉजी से डिनोट करते हैं। और इको मीन्स इन्वायरमेंट। तो अगर हम लोग बहुत ही सिंपल में अगर इकोलॉजी बोलेंगे क्या है, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। इकोलॉजी जो है वो स्टडी है इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म लिव विथ ईच अदर इन देयर यूनिक फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि इस वर्ल्ड में रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, कॉम्पिटिशन होता है फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो वो किस तरीके से इस यूनिक फिजिकल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसी की साइंटिफिक स्टडी हमारा इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सो इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द वाइटल कनेक्शन बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। तो ये जो है वो कनेक्शन बताता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, और उनका क्या कनेक्शन है उनके वर्ल्ड में, उनके जो इन्वायरमेंट है उससे किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी मीनिंग समझ लेते हैं दोस्तों। देखो, ये जो वर्ड है इकोलॉजी, वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोलॉजी से बना है। ठीक है, और ओइकोलॉजी ये जो वर्ड है ये सबसे पहले एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे दोस्तों, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। और उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को, ओइकोलॉजी को, सबसे पहले 1869 में यूज़ किया था। और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अर्नेस्ट हैकल। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप इस वर्ड को देखो ओइकोलॉजी, और इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ओइकोस और लोगोस। तो ओइकोस का मीनिंग होता है हैबिटाट या फिर हाउस। ठीक है, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ या फिर साइंस ऑफ। अब देखो, एक ऐसा स्टडी जो कि हैबिटाट के बारे में हो, जो कि हाउस के बारे में हो। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ को एज अ होम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ को एज अ हाउस हम लोग कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं, और उसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे इकोलॉजी। ठीक है, अब देखो कुछ डेफिनेशंस होते हैं इकोलॉजी की, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है हमारा वो है फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि 1869 में उन्होंने दिया था। सो उनके अकॉर्डिंग द टोटल रिलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट इज नोन एज द इकोलॉजी। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो इंट्रैक्शन है, उनका जो रिलेशन है टू दी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, यानी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है जो कि इनऑर्गेनिक है। ठीक है, जो कि लिविंग बीइंग नहीं है, यानी कि जैसे माउंटेन्स हैं, जैसे रिवर्स हैं, जैसे कि प्लेन्स हैं। तो ये सारे जितने भी लैंडस्केप है, जो स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे इनऑर्गेनिक है। और जो ऑर्गेनिक है, यानी कि जैसे प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, तो उन सब के साथ एक ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन होता है, उसकी स्टडी को उन्होंने बोला इकोलॉजी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। और जितने भी डेफिनेशन है उनके आप जो है वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वो जो है वर्ड टू वर्ड उस तरीके से याद होना चाहिए। सो अब जो दूसरा डेफिनेशन है हमारा वो है ई.पी. ओडम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दिया था इकोलॉजी का 1969 में।
सो उनके अकॉर्डिंग द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर इंक्लूडिंग द ह्यूमन स्पीशीज़। सो E.P. ओडेन के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनका उसका फंक्शन है, और ह्यूमन स्पीशीज़ जो होते हैं वो किस तरीके से नेचर से कनेक्टेड है, कैसे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी स्टडी को उन्होंने इकोलॉजी बोला। ठीक है। अब जो तीसरा डेफिनेशन है हमारा वो है मॉलेस के अकॉर्डिंग, जो जिन्होंने 1990s में दिया था। सो उनके अकॉर्डिंग द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को इकोलॉजी बोलते हैं। अब देखो दो और डेफिनेशन है हमारे पास, उसको भी पढ़ लेते हैं। सो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जो बायोटिक्स होते हैं, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स बायोटिक एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, अबायोटिक है। ठीक है, यानी कि जो लाइफ फॉर्म है वो यहाँ पे बायोटिक यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे अबायोटिक है। ठीक है, और इसकी जो इंट्रैक्शन है, इनकी जो स्टडी है, इनके बीच के इंट्रैक्शन की स्टडी, इसको हम लोग इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। अब लास्ट जो हमारा डेफिनेशन है दोस्तों वो क्या कहता है, देखो द टर्म इकोलॉजी रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट होम विच इज़ द इन्वायरमेंट, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग द ह्यूमन स्पीशीज़ ऑल्सो, सो उनकी क्या इंट्रैक्शन है, उनके क्या वो जो है वो किस तरीके से रहते हैं एट देयर होम, यानी कि जो होम है वो यहाँ पे क्या है, वो है इन्वायरमेंट। अपने होम में जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से रहते हैं, उसी की साइंटिफिक स्टडी हमारा इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी कहलाता है। सो ये सारे कुछ डेफिनेशंस है जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको समझने चाहिए इकोलॉजी अगर आपको समझना है तो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन कुछ लिखा है, देखो यहाँ पे है इकोलॉजी इज इक्वल टू ओइकोस, ओइकोस यानी कि हाउस, और लोगोस, लोगोस यानी कि स्टडी। सो इकोलॉजी क्या है, एक ऐसा स्टडी जो कि हाउस के बारे में साइंटिफिक स्टडी करता है। ठीक है, हाउस यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था क्या है, वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एम ऑफ स्टडी, यानी कि इकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको समझते जाएंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा वो है अंडरस्टैंड नेचर्स रिलेशनशिप, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं अपने जो सराउंडिंग्स है, और किस तरीके से वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हम इकोलॉजी को पढ़ के समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा है वो है नो वेयर थिंग्स लिव्स, यानी कि क्यों एक पर्टिकुलर जो इस प्लेस है, क्यों एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही कोई एक स्पेसिफिक जो क्रिएचर्स है वो पाया जाता है, और क्यों नहीं वो किसी और प्लेस में पाया जाता है। यानी कि कोई अगर डेजर्ट एनिमल है तो वो डेजर्ट में ही क्यों पाया जा रहा है, क्यों नहीं वो माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, क्यों नहीं वो पोलर एरिया में पाया जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं वो भी हम इकोलॉजी को पढ़ के समझते हैं। अब जो तीसरा है हमारा वो है फॉलो द फूड एंड न्यूट्रिशंस, यानी कि जो एनर्जी है हमारा वो और न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके से मूव करता है थ्रू दी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक क्रिएचर से दूसरे क्रिएचर में किस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ द एनर्जी किस तरीके से होता है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड देन बैक अगेन। तो ये भी हम इकोलॉजी को पढ़ के समझते हैं। और जो इकोलॉजी है वो हमें हेल्प करता है टू हेल्प नेचर एडजस्ट विथ अस, यानी कि जो इकोलॉजी है उसको पढ़ के हम समझते हैं कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो नेचर को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और अगर हम ये चीज़ समझ लेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से जो है नेचर को अफेक्ट करती हैं, तो हम कुछ ऐसे तरीके जो है वो ढूंढ सकते हैं, कुछ ऐसे वेज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं टू मिनिमाइज़ दी हार्म ऑन दी नेचर, यानी कि नेचर को बचाने के लिए हम भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं अगर हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो। अब जो दूसरा हमारा एम है वो है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम किस तरीके से सेव कर सकें। सो स्टडी हाउ टू कीप एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीसीज सेफ एंड थ्राइविंग, किस तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से ग्रो होती रहे, वो भी हम इस इकोलॉजी जो है इसको पढ़ के समझ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। कीप एन आई ऑन हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इन एरिया एंड वाई देयर नंबर्स चेंजेस,
यानी कि समय के साथ साथ, ठीक है, टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उस तरीके से उनके नंबर जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है, उनके नंबर में चेंज होता है, वो जो है डिक्रीज़ करता है या फिर इंक्रीज़ करता है, और इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम इकोलॉजी को पढ़ के समझते हैं। और दूसरा है दोस्तों वो है कीप नेचर बैलेंस, ठीक है, यानी कि नेचर को जो है उसको बैलेंस रखने के लिए, देखो अगर कुछ स्पीशीज़ है उनकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ती जाए, ठीक है, तो कुछ जो एनिमल्स है वो वहाँ पे रहने के काबिल नहीं होंगे। अगर सपोज़ करो एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे सिर्फ लायंस की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो वो क्या है, वो अपने खाने के लिए, वो अपने सर्वाइवल के लिए जितने भी अदर्स एनिमल है उन पे डिपेंड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए दूसरी पॉपुलेशन को ख़त्म करने लगेंगे। तो इकोलॉजी पढ़ के हम समझते हैं कि किस तरीके से ये जो नेचर है ये खुद को बैलेंस करता है और ये किस तरीके से इकोसिस्टम को हेल्दी लगता है, ठीक है। अंडरस्टैंड हाउ हैविंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ हेल्प इकोसिस्टम्स स्टे हेल्दी, यानी कि बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ जो इस दुनिया में पाए जाते हैं वो भी हेल्प करते हैं, उनकी स्पीशीज़ इतने सारे डिफरेंट टाइप्स की हमारे ही इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए होती है, ठीक है। ये भी हम समझते हैं इकोलॉजी को पढ़ते हैं तो। उसके बाद हमारा है मेक स्मार्ट चॉइसेस, यानी कि हम कुछ ऐसे जो तरीके जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ व्हाट वी लर्न टू मैनेज फॉरेस्ट, ओशंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, यानी कि अगर हम इकोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इन द फॉरेस्ट, इन द ओशंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। और जो दूसरा है दोस्तों वो है सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि बड़े बड़े जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ हमारा, या फिर पॉल्यूशंस हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस हुआ, तो इन सारे जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है इनसे किस तरीके से हम फेस कर सकते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम इकोलॉजी पढ़ के टैकल कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा एम होना चाहिए वो है कनेक्ट्स दी डॉट्स, पीस टुगेदर हाउ एवरीथिंग इन नेचर फिट्स टुगेदर लाइक अ जाइंट पजल, यानी कि जो हमारा नेचर है दोस्तों वहाँ पे वो एक जाइंट पजल के जैसा है, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ रहती हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो एक दूसरे में आते जाता है, ट्रांसफ़र होते जाता है और फिर उसी जगह वापस आ जाता है। तो ये जो है, ये जो फ्लो चल रहा है ये एक जाइंट पजल के जैसा है नेचर में, ठीक है। तो ये सारा हमारा एम ऑफ स्टडी है। इकोलॉजी पढ़ने के बाद हम इन सारे जो स्मार्ट चॉइसेस हैं, जो कि नेचर को किस तरीके से बैलेंस रख सकते हैं, कैसे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे हमारे कुछ एम्स ऑफ स्टडी थे जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम दोस्तों देखते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि हम इसमें ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो इकोलॉजी के मेन जो है 2 ब्रांचेस है, एक है ऑर्टिकोलॉजी और दूसरा है सिनेकोलॉजी, ठीक है। अब ऑर्टिकोलॉजी इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखो ये बेसिकली क्या है ना कि ये जो है वो फोकस करता है एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो किस तरीके से इंट्रैक्शन करता है टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसी इंडिविजुअल स्टडी को हम लोग ऑर्टिकोलॉजी के कैटेगरी में पढ़ते हैं। देखो दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंट्रैक्शंस विद द इन्वायरमेंट। इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल स्पीशीज अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, their life history, strategies and their responses to factors like temperature, humidity and nutrient availability, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से, उसकी क्या लाइफ हिस्ट्री रही है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ रही है, किस तरीके से वो अपनी इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के साथ खुद को अडेप्ट किया हुआ है, उसकी जो लाइफ स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है, वो सारा अगर हम पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल के बेस पे तो वो हमारा है ऑर्टिकोलॉजी, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी के अपोजिट अगर हम बात करें सिनेकोलॉजी को, तो देखो सिनेकोलॉजी जो है वो एक कम्युनिटी इकोलॉजी है, ठीक है, उसको हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं।
और ये जो है ये डील्स करता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं। तो इसको एज अ कम्युनिटी अगर हम लोग पढ़ते हैं, इन सारे एनिमल्स को, इन सारे ऑर्गेनिज्म को मिला करके टुगेदर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो हमारा होगा सिनेकोलॉजी। ठीक है, सो सिनेकोलॉजी ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम। अब जो सिनेकोलॉजी है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। ठीक है, फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर सर्वाइवल, और किस तरीके से प्रेडेशन होता है। प्रेडेशन यानी कि अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को मारता है और उसको एज अ फूड इस्तेमाल करता है तो वो हम बोलते हैं उसको प्रेडेशन। ठीक है, तो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के बीच में प्रेडेशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, उसकी स्टडी की जाती है, और किस तरीके से कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो उनका बना होता है, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी में या फिर सिनेकोलॉजी में पढ़ते हैं। So synecology also examines how communities change over time in response to disturbance, यानी कि कोई ऐसा डिस्टर्बेंस होता है तो वो टाइम के साथ साथ खुद की जो पॉपुलेशन है उसको डिक्रीज या फिर इंक्रीज करती हैं, और वो टाइम के साथ अपने हैबिटेट को भी चेंज करती हैं। इन सारे की जो स्टडी है एज अ कम्युनिटी बेस्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनेकोलॉजी। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है दोस्तों, ये है ऑर्टिकोलॉजी और ये है सिनेकोलॉजी के डायग्राम। ठीक है, देखो ऑर्टिकोलॉजी में जैसे मैंने बोला था एक सिंगल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, इसलिए उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, और सिनेकोलॉजी में ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है उनको एज अ कम्युनिटी बेस्ड हम टुगेदर करके स्टडी करते हैं, और इसी वजह से इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये सारा कुछ डिफरेंस था टू ब्रांचेज में, टू मेन ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी में। तो ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा दोस्तों, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी और इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो फिर ठीक है, अब मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।